लोगों के 4 टॉपिक रह गए थे, उनको कंप्लीट करते हैं फटाफट, इसी सीक्वेंस में चलते हैं। सो मेजर चीज़ें हम लोग समझ चुके थे कि अकाउंटिंग होती क्या है, यूजर्स कौन होते हैं, है ना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिए थे। अब हमको देखना था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे अकाउंटिंग के, क्यों करते हैं हम लोग अकाउंटिंग? हाँ जी, क्यों करते हैं अकाउंटिंग? देखो, सबसे पहला तो आप यही लिख सकते हो, क्या हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि अकाउंटिंग का मेन एम क्या होता है, यूजर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, सो आप सबसे पहले चाहो, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, टू प्रोवाइड ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग कौन करता है? अकाउंटेंट। देखिए, अभी क्या आप लोग 11th क्लास में हो, नया नया अकाउंट्स पढ़ने लगे हो ना, तो आपको हमेशा जो आपके दिमाग में आता है ना, तो वो आपके दिमाग में ओनर के हिसाब से आता है। ओनर के हिसाब से सोचेंगे तो अकाउंटिंग को प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे। आप जब भी अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ें, हमेशा अपने आप को अकाउंटेंट के एंगल से देखिएगा कि मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरे हिसाब से क्या है। ओनर का काम होता है बिजनेस की हर चीज में उंगली करना। अकाउंटेंट का काम क्या होता है? बस जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको बनाकर प्रॉपरली प्रोवाइड करना यूजर्स को, फिर वो जाने, उनका काम जाने। सो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसे ओनर को सारी चीजों का इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको परफॉर्मेंस भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए, ठीक, सारी चीजें डिटेल में चाहिए। मैनेजर है, मैनेजर को पॉलिसीज बनानी है, तो उसको, तो जितने भी यूजर्स हैं सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इट इज टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? इसको हम रिकॉर्ड कीपिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बिजनेस में बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं और एज अ ह्यूमन लिमिटेशन हम सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते। इसलिए हमें जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन हुए हैं उनमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, तो हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखना है, ताकि जब हमें उनकी ज़रूरत हो तब हम उस ट्रांजैक्शन को, उस इंफॉर्मेशन को हम यूटिलाइज कर सकें। सो टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। और उसके बाद टू असरटेन द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। परफॉर्मेंस मतलब टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। पॉइंट क्या बन सकता है? टू असरटेन द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये भी अकाउंटिंग का काम होता है, मतलब टू नो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। और क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होता है? टू असिस्ट द मैनेजमेंट, मैनेजर और मैनेजमेंट। ठीक है, जो मैनेजर है उसके, वो क्या करने वाला है? उसको बिजनेस को मैनेज करना है, तो उसे सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कितने रिसोर्सेज हैं उसके पास, वो रिसोर्सेज हम बेटर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पॉलिसी बनाना है। ठीक है, इट हेल्प्स देम टू स्मूथली ऑपरेट द बिजनेस एंड इन पॉलिसी मेकिंग। और क्या हो सकता है? बस यही हमारे मेजर हैं 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको इतना ऑलरेडी इक्विप कर दिया था कि अभी हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से एक टॉपिक को छोड़कर सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने क्या बोला था, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वही हमारे एडवांटेजेस भी बन जाएंगे, ठीक है। जैसे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ये एडवांटेज है कि अगर हम अकाउंटिंग प्रॉपरली करेंगे तो हम अपने सारे यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से दे पाएंगे, ठीक। एक्सप्लेनेशन सेम वही पे वही का लगना है। दूसरा क्या लिखा, टू प्रोवाइड हेल्प टू द मैनेजमेंट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। वही चीजें आ रही हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्टोरेज। एक एडवांटेज क्या होता है, स्टोरेज का मतलब क्या है, इट रिप्लेसेस द मेमोरी। मतलब क्योंकि आप सारी चीजें याद नहीं रख सकते, तो जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड हो जाती है, प्लस जब आपको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है आप उसको प्रॉपरली रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टोरेज एंड रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब क्या होता है, निकालना। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, सारी चीज़ों को हम लोग याद नहीं रख सकते, तो अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करता है उन चीज़ों को प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने में और रिट्रीव करने में जब भी हमें उसे उसकी ज़रूरत हो। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज। और क्या एडवांटेज हो सकता है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। और क्या हो सकता है, हेल्प्स इन रेजिंग लोन्स, है ना। क्योंकि जब आप लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन जिससे भी लेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे या किसी और पर्सन से लेंगे, वो आपको लोन तभी देगा जब वो देखेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या नहीं है, तो उसे भी अकाउंट्स की जरूरत हो। सो अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन्ड हैं तो आपको लोन्स मिलने में आसानी हो जाती है, ठीक है। हेल्प्स इन रेजिंग लोन्स। और क्या आप बोल सकते हैं, हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मतलब क्या, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, तो गवर्नमेंट बोल रही है ज़्यादा टैक्स पे करो, हम लोग कम टैक्स पे कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमारे ऊपर क्लेम भी करती है तो हम अगर प्रॉपरली अकाउंट्स मेंटेन होंगे तो हम बोलेंगे देख लो भाई हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख लो, एज पर द रूल्स हमने करा हुआ है इसलिए हमारा टैक्स दिया आ रहा है। सो इट हेल्प्स अस इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। और दूसरा, एविडेंस इन, ठीक है। आप अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन, अकाउंट्स को हम कोर्ट में एविडेंस की तरह भी शो कर सकते हैं। समझिए कोई भी बिजनेस के ऊपर किसी ने कोई केस कर दिया, फाइनेंशियल केस कर दिया है, तो हम अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिखाकर भी उसको एविडेंस माना जाता है, लीगल एविडेंस की तरह आप उसे पेश कर सकते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग हो गया। एंड लास्ट एक और लिख लेते हैं, इट फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। अगर आप प्रॉपरली अकाउंट मेंटेन करेंगे सो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, आप अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन से कंपेयर करके देख सकते हैं दैट वेदर योर बिजनेस इज डूइंग गुड और नॉट। या फिर आप किस तरीके की कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, अपने ही बिजनेस की इस साल की इंफॉर्मेशन को पास्ट ईयर से कंपेयर कर सकते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि वेदर आपका बिजनेस रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हमने क्वालिटीज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में भी पढ़ा था, कंपेरेबल होना चाहिए। तो किस तरीके का कंपैरिजन होता है, इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और इंटर फर्म मतलब विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके एडवांटेजेस हो गए। एनी डाउट?
मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूं क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी। चलिए, ये तो हो गई चीजें। अब आते हैं मेन टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। यहां से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज में। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स। बताइए अकाउंटिंग की क्या, आप सोचकर देखिए क्या लिमिटेशन हो सकता है। सबसे पहला लिमिटेशन, जैसा अर्षिता बोल रही है, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन which may be very useful for the business organization। मतलब कुछ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, लाइक फॉर एग्जांपल द क्वालिटी ऑफ आवर मैनेजर्स, द क्वालिटी ऑफ आवर एम्प्लॉइज, ठीक है ना, और हमारे बिजनेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी ऐसी चीजें जो आपके बिजनेस के इंफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने बिजनेस किसी बैकवर्ड एरिया में खोला है या किसी ऐसा एरिया में खोला है जहां बहुत पब्लिक आती है, तो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, आपने एक ऐसा मैनेजर रखा है जो क्वालिफाइड है, या फिर आपने एक ऐसा मैनेजर रखा है जो ऐसे ही काम चला हुआ है, तो उससे भी आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आज रतन टाटा अपना टाटा स्टील्स छोड़कर मेरे कोचिंग में आकर मैनेजर बन जाए तो बात ही अलग हो जाएगी, ठीक है ना। सो ये जो है ये जो है एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो मनी के टर्म्स में, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। इसलिए आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना, वो जो है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देती है, बट ये इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी भी होती है बहुत। सो ये एक डीमेरिट है कि हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को शो नहीं कर पाते। और क्या होता है, और मैं आपको एक बता देता हूं, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। आपकी जो अकाउंटिंग होती है वो फुल्ली एग्जैक्ट हमेशा नहीं, कभी भी हम फुल्ली एग्जैक्ट नहीं हो सकती। क्यों फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती? बिकॉज बताइए क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स assumptions, जजमेंट्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है क्योंकि आपकी अकाउंटिंग में assumptions इन्वॉल्व। आपको बहुत जगहों पर बहुत सारे assumptions लेने पड़ते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन 10% लगेगा कि 20 लगेगा, ये assumption है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन 10% लगा रही है, आप 20% लगा रहे हो, ठीक है। सो इसमें अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसके कारण क्या होगा, आपकी अकाउंटिंग कभी भी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं हो पाएगी। मतलब आप अकाउंट्स देखकर ये नहीं बोल सकते हो कि जो अकाउंट में दिख रहा है एग्जैक्टली वही मेरे बिजनेस का पोजीशन या परफॉर्मेंस है। अकाउंटिंग कैन नेवर बी फुल्ली एग्जैक्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वेरियस assumptions एंड जजमेंट्स, ठीक है। और एक लिमिटेशन क्या है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ये वर्ड याद रखिएगा, पता है, सुना है विंडो ड्रेसिंग वर्ड क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके इस तरीके से शो करना कि वो आपके किसी पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करे। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स कम पे करना चाहता हूं, तो मैंने कुछ इधर उधर गड़बड़ी कर कर जो है प्रॉफिट कम दिखा दिया। प्रॉफिट कम दिखा दिया तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा। वहीं पर बैंक से लोन दिखाना लेना है, तो मैंने बैंक से लोन लेने के लिए थोड़ी बहुत चेंजेस करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर कर दिखा दिया। इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एज पर द लॉज, ठीक है ना। मतलब हम वो उसमें इलीगल काम कुछ नहीं करते हैं, उसको हम जो अकाउंटिंग के लूप होल्स हैं
उसको यूटिलाइज करके अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं कि वो सही इंफॉर्मेशन नहीं होती है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप बना लेते हो उसको। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपको इनकम टैक्स ने बोला टैक्स पे करो, तो अब आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो आपने प्रॉफिट दिखाने के लिए क्या किया, अज्यूम कर लिया कि डेप्रिसिएशन 50% लगेगा। अब आपने डेप्रिसिएशन जबकि लगना चाहिए था 10%, पर अजम्पशंस हम ले सकते हैं, तो आपने क्या करा, 50% ले लिया। ठीक है, 50% ले लिया तो क्या हो गया, आपका प्रॉफिट, एक्सपेंस बढ़ गया, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। या क्या हुआ, आपने एक कैलकुलेटर खरीदा। ठीक है, अब कैलकुलेटर एसेट में आना चाहिए एज पर द लेवल ऑफ माय बिजनेस, जो मेरा बिजनेस है उसके हिसाब से कैलकुलेटर जो है एसेट में आना चाहिए, क्योंकि लंबे टाइम तक चलेगा। पर मैंने क्या करा, उस एसेट को एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लिया कि एसेट नहीं है, एक्सपेंस है। तो एक चीज जो एसेट में जानी चाहिए थी मैंने एक्सपेंस में डाल दिया, तो इससे भी मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। ठीक है, सो ये सारी जो चीजें हैं, जब आप मैन्युपुलेशन करते हो अकाउंटिंग की, तो उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्योंकि अकाउंटिंग में जजमेंट्स और अजम्पशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो विंडो ड्रेसिंग का पूरा पूरा चांस रहता है, जिसके कारण आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शायद प्रॉपरली ना शो हो पाए। ठीक है, ओके, तो डाउट यहां तक? नो। और क्या हो सकता है, इतना तो हमने अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग बोल दिया। और क्या है, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द करंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कभी कभी करंट वैल्यू के लिए ये लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू। देखो ये वाला पॉइंट ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने एयर कंडीशनर खरीदा। ठीक, कितने में खरीदा था, 40,000 में खरीदा। ठीक, अब क्या हुआ, उस पर मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूं, तो समझिए 40,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाया। 2 साल हो गए, तो 8,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो आज मेरे बुक्स में वो एयर कंडीशनर कितने पे दिख रहा होगा, 32,000 पे। 40,000 माइनस 4,000 माइनस 4,000, 2 साल का डेप्रिसिएशन, तो 32,000 पे दिख रहा है। तो मेरा बुक्स बोल रहा है कि एसी का वैल्यू 32,000 है। लेकिन आज अगर मैं मार्केट में उस एसी को बेचने जाऊं, तो मुझे मुश्किल से 15,000 भी नहीं मिलेंगे, है ना। सेकेंड हैंड हो गई है, तो मुझे मुश्किल से 15,000 भी नहीं मिलेंगे। मतलब मेरे एसी का जो वैल्यू है एक्चुअली मार्केट में 15,000 है, बट मेरे बुक्स में कितना शो हो रहा है, 32,000। अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे 32,000 ही शो करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग के रूल्स क्या बोलते हैं, एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एंड वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन। तो हमें कॉस्ट पे ही दिखाना पड़ेगा, मार्केट में उसकी वैल्यू कम है या ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इट मींस इस चीज के कारण जो है, क्योंकि आप एसेट्स को घटी, मेरी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, बट मैं से बंधा हुआ हूं, तो मुझे 10 लाख पे ही शो करूंगा, जबकि मेरे एसेट की वैल्यू 22 लाख हो गई है। समझ में आया? सो ये वाला पॉइंट क्या बोलता है, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द करंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ठीक है, व्हाई, बिकॉज अकाउंटिंग इज डन हिस्टोरिकल बेसिस। जो खर्चा, जो कॉस्ट हम इंकर कर चुके हैं, हमें वही रिकॉर्ड करना है, मार्केट वैल्यू को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड द करंट वैल्यू। एंड लास्ट, अकाउंटिंग ignores the price level changes। ये पॉइंट भी ऊपर वाले से रिलेटेड है। अब कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि आपने 10 लाख पे खरीदा, तो 10 लाख पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू
आज से 2 साल पहले थी, क्या आज 10 लाख में उतने की ही चीज मिल जाएगी मुझे? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया है, महंगाई बढ़ रही है, मनी का वैल्यू इस इन्फ्लेशन के कारण चेंज होता रहता है। तो मैं मार्केट वैल्यू को तो भूल जाऊं, इवन मेरा कॉस्ट भी सही नहीं शो हो रहा है, क्योंकि जितना जो मैंने चीज 10 लाख में खरीदी थी, आज उस 10 लाख का वैल्यू ही चेंज हो गया है इन्फ्लेशन के कारण। सो ये जो प्राइस लेवल का चेंज है वो भी इग्नोर करता है, बिकॉज हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। सो ये कुछ लिमिटेशन है जिसके कारण हम ये बोलते हैं कि अकाउंटिंग हमारी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती है। सो दीज आर द लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। गाइस, लिमिटेशन में कोई भी डाउट, एडवांटेजेस तो हमें समझ में आ जाते हैं, लिमिटेशन में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। एनी डाउट्स? हर्षिता, जो चीज आज 1 रुपए की है, तुम्हारे पास आज 1 रुपए है, 1 रुपए में जितना आइटम आ जाएगा, क्या आज से 1 साल बाद तुम्हें 1 रुपए में वही आइटम उतना ही मिल जाएगा, कि उससे कम मिलेगा, कि उससे ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि प्राइस लेवल चेंज होता रहता है। क्यों? इन्फ्लेशन है। यहाँ इन्फ्लेशन है तो जो मनी का वैल्यू है ना बेटा, वो हमेशा डिक्रीज होता रहता है इन्फ्लेशन के कारण। मनी का वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब आज का 1 रुपया और आज से 1 साल बाद का जो 1 रुपया है, इट इज नॉट इक्वल। तो आज मैंने एक चीज 10 लाख में खरीदी और 1 साल बाद भी मैं अपने बिजनेस में उसे 10 लाख पर ही दिखा रहा हूं, क्या ये सही कर रहा हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो 10 लाख मैंने 1 साल पहले खर्च करे थे, आज उन 10 लाख की वैल्यू 10 लाख नहीं है, कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आज वही 10 लाख वाली चीज जो मैंने 1 साल पहले खरीदी थी, अगर चलो ये मान लो मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया हो, लेकिन फिर भी महंगाई तो बढ़ रही है, उसके कारण तो ये 10 लाख की वैल्यू महंगी हो गई होगी, 15 लाख की हो गई होगी। मतलब अगर यही प्रॉपर्टी मैं 1 साल बाद खरीदूंगा, 10 लाख में मिल जाएगा? मार्केट वैल्यू छोड़ो, इन्फ्लेशन के कारण भी चेंज आ जाता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू तो क्यों, किस चीज पे डिपेंड करती है? डिमांड और सप्लाई पे। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक, तो मैं बोल रहा हूं कि मेरी प्रॉपर्टी की डिमांड जितनी पहले थी उतनी ही आज भी है। चलो, तो मार्केट वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वही प्रॉपर्टी मुझे 10 लाख में मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्राइस लेवल चेंज हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ऊपर वाला जो पॉइंट था उसमें हमने मार्केट वैल्यू की बात करी कि डिमांड और सप्लाई चेंज होने के कारण मार्केट में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। नीचे वाले पॉइंट में हम मार्केट वैल्यू की बात नहीं करें, हम तो रुपी की बात करें कि रुपी का वैल्यू चेंज हो जाता है, वो भी हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो लिमिटेशन में किसी को कोई डाउट गाइस? नो। आगे बढ़े, लास्ट 2 टॉपिक्स छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। ओके, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। गाइस, अभी इस टाइम पर अकाउंटिंग की बेहद ब्रांचेस हैं। मतलब अगर मैं काउंट करने बैठूं तो नंबर मैं बता नहीं सकता, 10, 12, 15 टाइप की अकाउंटिंग होती है। ठीक है, लेकिन मेजरली हमारा जो फोकस है वो 3 टाइप की अकाउंटिंग पर है। सो देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एज पर आवर लेवल। पहला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा, कॉस्ट अकाउंटिंग। और तीसरा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये हमको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं सिर्फ नॉलेज के लिए। और कौन सी अकाउंटिंग होती है आपकी? इन्वेंट्री अकाउंटिंग होती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अलग अलग ब्रांचेस है अकाउंटिंग है। हाउएवर हमें तो सिर्फ ये 3 पढ़नी है, तो मैं हाल फिलहाल इनको हटा नीचे कर देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम डेफिनेशन देख चुके हैं ऑलरेडी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? ऑल दोज ट्रांजैक्शंस
are financial in nature are recorded in the financial accounting. मतलब हर वो ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है और उसके कारण आपके बिजनेस के मनी के मॉनेटरी रिसोर्सेज में अगर चेंज आ रहा है तो आप उसको इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करें. तो हम जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं गाइस, जो 11th 12th इवन जो बीकॉम वगैरह में जो आप पढ़ोगे अकाउंटिंग, वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही सीखते हैं, क्योंकि जो मेन अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बाकी जो है वो पार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सेम वही डेफिनेशन आएगा जो आपने अकाउंटिंग का पढ़ा है. मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को काउंट नहीं किया जाता है. ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विच आर फाइनेंशियल इन नेचर. ठीक है, सो इसको समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है. अब आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है? जैसे मैंने एक समोसे कचौड़ी की शॉप बनाई, खोली, ठीक, तो अब मैं उसमें क्या करूंगा, समोसे और कचौड़ी बेचूंगा. तो एक समोसा कितने रुपए का मुझे बेचना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? क्वालिटी जितना बनाने में लगा हो, जितना बनाने में लगा हो. तो बनाने में कितना लगा क्वालिटी के बेसिस पे नहीं. देखो, सेम समोसा अगर आप एक गांव की टपरी पे जाके परचेज करोगे तो 3 रुपए में आ जाएगा, और चटनी के साथ चाहिए तो 5 रुपए में. वर्षा वाले की शॉप पे जाओगे तो वो बिना चटनी का समोसा जो है 10 रुपए का देगा. लेकिन सेम समोसा आप किसी मल्टीप्लेक्स में जाकर या 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट में खाओगे तो 60 रुपए का एक समोसा मिलेगा. ठीक है, सेम समोसा, सेम इंग्रेडिएंट, सेम साइज. या समोसे से मुंह में पानी आ रहा है छोड़ो. तो उसका प्राइस अलग अलग है. क्यों? क्योंकि सारे लोग जो जितने मैंने आपको एग्जांपल है, सबको उस समोसे को बनाने के लिए या उसको बेचने के लिए जो कॉस्ट लगा है वो अलग अलग है. जो टपरी वाला है उसने तो जो उसका माल लगा है, जो मैदा लगा होगा, जो आलू लगा होगा, जो मसाले लगा होगा, उसकी कॉस्ट जो है उसको डिवाइड कर देगा. लाइक फॉर एग्जांपल उसने सोचा कि मैं एक साल में 1000 समोसे बनाऊंगा तो मुझे इतना सामान लगेगा, तो टोटल सामान मिलाकर डिवाइडेड बाय उसने 1000 कर दिया. तो उसको समझ में आ गया, मतलब इतना वो करेगा नहीं. मैं आपको नॉर्मल एक एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे अगर आपको याद हो, मैंने वो पिकनिक वाला आपको एग्जांपल दिया था, तो आपने बोला सर बजट बनाएंगे, कितना फूड का लगेगा, कितना बस का लगेगा, कितना टिकट का लगेगा, टोटल कॉस्ट को जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट करेंगे तो पर स्टूडेंट क्या आ जाएगी. तो ये जो आपने किया था ना, पर स्टूडेंट का अमाउंट निकालना, इसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग. सो कॉस्ट अकाउंटिंग कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग वो ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना, सब ट्रेडर के बारे में, खरीदा और बेचा. अभी हम किस कॉस्ट अकाउंटिंग कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग करता है मैन्युफैक्चरर. क्यों करता है? बिकॉज ही वांट्स टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, कि मेरा एक कॉस्ट का प्राइस कितना है. तो वो क्या करेगा? वो देखेगा कितना रॉ मटेरियल. कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको एक्चुअली पैसा नहीं इन्वॉल्व होता है, पैसा भी इन्वॉल्व होता है, बस सिर्फ पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है. जैसे पैसे से रिलेटेड क्या इन्वॉल्व होगा? कितना रॉ मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, मतलब जो मेरे जो बना रहे हैं उनको मैंने जो पैसा दिया, लेबर, ये हो गया पैसे से रिलेटेड. अब वो क्या बोलेगा, यार ये तो ठीक है, लेकिन जहां मैं बेच रहा हूं वहां एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है, वहां सोफे पे भी लगे हुए हैं, तो वो सोफे और एयर कंडीशनर का प्राइस भी तो मुझे कस्टमर से ही रिकवर करना है, तो वो उसकी प्राइस भी उसमें जोड़ देगा. ठीक है, जिस मशीन पे वो मैन्युफैक्चर कर रहा है तो का भी तो जो उसने खरीदा होगा उसका भी तो प्राइस मुझे कस्टमर से ही लेना है. तो रॉ मटेरियल हो गया और लेबर हो गया, प्लस जो उसने मशीन खरीदी है वो मशीन कितना यूटिलाइज हो रहा है उसका कॉस्ट भी वो उसमें इंक्लूड करेगा. एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट भी वो उसमें इंक्लूड करेगा. तो जिस अकाउंटिंग में हमारा फोकस ये नहीं होता है प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव इज फाइंड द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं, हमें ये पता करना है, द मेन एम इज कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं उसका कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which is done by the manufacturing organization. Objective of the cost accounting is to find out the cost of the product manufactured. ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब गाइस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन करेगा? इट इज डन बाय द मैनेजर्स। ठीक है, ये वाली अकाउंटिंग अकाउंटेंट नहीं करता है, कौन करता है? मैनेजर करता है। मैनेजर का काम क्या होता है गाइस? सब कुछ मैनेज करना। सब कुछ मैनेज, डिसीजंस लेना। मैनेजर का मेन काम क्या होता है? डिसीजन लेना, मतलब सारी चीज़ों को एनालाइज कर कर डिसीजन लेना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, किस तरह नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना है, किस चीज़ का ध्यान नहीं रखना। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजर इज टू मैनेज, इज टू मेक डिसीजन, इज टू मेक डिसीजन। तो जो मैनेजर होगा उसको तो दोनों चीज़ों से मतलब है, उसको तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी मतलब है, कॉस्ट अकाउंटिंग से भी मतलब है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, ठीक है? अब आपकी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, आपकी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिल रहा है। अब आपको डिसीजन लेना है कि वो प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो। तो आपको क्या करना चाहिए वो डिसीजन लेने के लिए? कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप अपनी खुद की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखोगे कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, मेरे पास सफिशिएंट एसेट्स हैं या नहीं है, मेरा कैश पोजीशन प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद आप देखोगे वो जो प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी होगी, क्या क्या उसमें खर्चा होगा, कितना मुझे देना पड़ेगा और कितना मुझे मिलेगा। फिर उसके हिसाब से आप सोचोगे कि भैया ये प्रोजेक्ट मेरे लिए वायबल है या नहीं है। तो आपने क्या करा? सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग से 10 सालों की इंफॉर्मेशन निकाली और वहां से एनालाइज करा कि मैं प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैश पोजीशन अच्छी है या नहीं आ रही है। फिर आपने वो जो प्रोजेक्ट आप ले रहे हो उसकी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग करी कि वहाँ कितना खर्चा होगा, फिर दोनों को अगेन कंपेयर करा, फिर आप डिसीजन लोगे। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ सेपरेट नहीं करते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से मिल रही है उसको लेकर एनालाइज करना कुछ इस तरीके से कि वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। जैसे रेशियो एनालिसिस, ठीक है ना, रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस से क्या करा? भैया मेरे कंपनी का प्रॉफिट परसेंट 10% है और इस प्रोजेक्ट से मुझे प्रॉफिट 12% होगा। हाँ भैया, एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2% एक्स्ट्रा दे रहा है। मेरी कंपनी का प्रॉफिट परसेंट 10% है, मैं 10% कमा रहा हूँ ऑलरेडी, और जो नया प्रोजेक्ट है वो मुझे सिर्फ 4% का प्रॉफिट कमा के दे रहा है, तो क्यों रिस्क लेगा? इससे अच्छा मैं अपने काम को ही आगे बढ़ूं। सो इस तरीके से एनालाइज। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज डन बाय द मैनेजर, इट डील्स विद द अकाउंटिंग विच इज कंसर्न्ड with the decision making. For example, ratio analysis, trend analysis,
कैश फ्लो एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो भी एनालिसिस वाले पार्ट आते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आते हैं। ठीक है, हम लोग 12th में करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालिसिस वाले चैप्टर। तो ये हमारे 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। फाइनेंस में मतलब क्या, हर वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन जिसमें मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व है, जो आपके बिजनेस के मॉनेटरी रिसोर्सेज को फर्क डालता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएगा। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब करते हैं, एवरी बिजनेस हैज टू डू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग सब नहीं करते, ये मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। इसका मेन एम होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन एम होता है डिसीजन मेकिंग। सो कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, इस तरीके की अकाउंटिंग कर रहे हो जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, इट कम्स अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इन्वेंट्री अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री अकाउंटिंग में मेन एम होता है कि जो गुड्स आप खरीद रहे हो, कितना किलो आ रहा है, कितना किलो जा रहा है, गोडाउन में कितना पड़ा है, ये सब देखना। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग में जो आपके एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज हमारे लिए कितने यूजफुल हैं, कितने यूजफुल नहीं है, कितना बेनिफिट दे रहे हैं, कितना बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, ये हमारे काम की नहीं है, इसलिए मैंने वो हटाया। किसी को कोई डाउट जो मैंने अभी बकर बकर करा? नहीं। रश्मिका नींद आ रही है क्या? नहीं। नो सर। चाय पी लो, चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हाँ बोलो हर्षिता। सर कॉस्ट मोबाइल अकाउंटिंग करते हैं, वो कस्टमर्स का अजम्पशन कैसे लगाते हैं कि इतने कस्टमर्स आएंगे? बेटा वो जो है ना, आपके स्टैटिस्टिशियंस होते हैं ना, वो फाइंड आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटे लेवल की बात करता हूँ, फिर एक बड़े लेवल का एग्जांपल देता हूँ। छोटे लेवल पे आज तुमने सोचा कि है ना, मैं भी एक वो छोटा सा कैफे खोलती हूँ, जैसा सीसीडी होता है ना, तो मैं अपना खोलूंगी HKD। ठीक है ना? क्या क्या HKD क्या है? हर्षिता करमचंदानी डी कैफे। ठीक है। सो अब तुम क्या करोगी, तुम देखोगे यार तुम्हें कितनी मशीनें लगेंगी, ये सब तो लगेगा, पर उसके पहले भी तुम क्या करोगी, तुम ये देखोगे कि बाकी जो कैफे हैं बैरागढ़ में, वहाँ कितने लोग आते हैं। तो आप क्या करोगी, आप एक मार्केट एनालिसिस कर कर आओगी। तुम पहले जाओगी, पता करोगी। अगर तुम दिमाग से प्रोजेक्ट डाल रही हो, अगर तुम प्रोजेक्ट ये डाल रही हो कि हाँ मुझे तो पता है यार इतने कस्टमर आते हैं, वो अलग बात है, छोटे लेवल वाले लोग ऐसे ही करते हैं। पर अगर आप सिस्टमेटिक जाओगे तो आप यही एनालिसिस करोगे यार, अलग अलग कैफे पे आप कैफेटेरिया पे गए हो, आप इधर गए हो, आप उधर, आपने देखा यार ऑन एन एवरेज दिन में यार 50 लोग तो आ ही जाते हैं। ठीक है, 50 लोग आ जाते हैं, तो इस हिसाब से फिर तुम अंदाजा लगाओगी कि अगर 50 में से 20 भी मेरे पास आ जाए पहले साल, तो एक महीने में 20, तो एक साल में पूरे, एक महीने बोलो, एक दिन में 20, मतलब 30 दिन में आपके 600 हो जाएंगे। 600 हो जाएंगे तो 12 महीने में 7200 कस्टमर आ जाएंगे। मतलब तुम्हें लग रहा है 7000 के आसपास जो है साल में तुम्हारा कस्टमर बेस होगा ही होगा। फिर तुम लोग सोचोगे कि 7000 ये तो आ गया, अब कितना खर्चा होगा साल में। लाइट का बिल का अंदाजा लगा लो कि अगर मेरा 3000 महीने का आया तो 3000 इंटू 12 36,000, इतने की मशीन लगेगी, इतने का सैलरी देना पड़ेगा, उसको डिवाइडेड बाय 7000 करो, तो तुम्हें पता चल जाएगा अरे यार मेरी कॉफ़ी का, एक कॉफ़ी अगर मैं बेचती हूँ तो अगर 7000 के हिसाब से तो 12 रुपये निकल रहे हैं। तो इस तरीके से तुम अंदाजा लगा दोगे और फिर रेट लगाओगी। फिर अगर 12 रुपये आ रहा है, फिर सोचो कि यार मार्केट में तो 10 चल रहा है, चलो ठीक है 10 पे ही करते हैं, अपन कोशिश करेंगे कहीं से खर्चा कम करने की। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, मार्केट एनालिसिस ही होता है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री जब बिजनेस डालती है, पहले वो देखती है कि कस्टमर बेस क्या है और मेरा खर्चा कितना होगा, क्या मेरा कस्टमर बेस इतना है कि मैं अपने खर्चों को निकाल पाऊंगा। अगर नहीं निकाल पाऊंगा तो वो बिजनेस डालने का ही नहीं। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सब होता है। आओगे जब जब अगर तुम कभी बीकॉम ऑनर्स लोगे आगे जाके अगर, तो उसमें सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, सेकेंड ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा। वहाँ पे बहुत डिटेल में तो नहीं है, छोटा सा पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। और अगर तुम CA करोगे तो उसमें तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना ही पड़ेगा। CA में तो मजा ही आ जाता है, आधे बाल चले जाते हैं।
चलिए ओके, लास्ट टॉपिक लेते हैं इस चैप्टर का, वो है आपका सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम, दो सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम। जो हम पढ़ते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम ही है, और सिंगल एंट्री सिस्टम कोई यूज नहीं करता है। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल समझाता हूँ कैसे। रश्मिका, अगर मैं एक लाइट का बिल पे कर रहा हूँ, ठीक है, हमें पता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं और मैं दोनों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कैश जा रहा है वो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोनों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक, अब एक छोटा सा बिजनेस देखिए, छोटी सी पान की दुकान या छोटे से किराने की शॉप या गोलगप्पों की शॉप, KFC किशोर फुल्की सेंटर, ठीक, इनके बारे में सोचिए। अगर इसने लाइट का बिल पे करा तो ये एंट्री करता होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश? नहीं। अगर आप उससे जाकर पूछोगे छोटे से शॉप वाले से, भैया तेरा प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो क्या बोलेगा, साहब जब मैं सुबह मैंने दुकान खोली तो मेरे काउंटर में 500 रुपए थे, अभी मैं दुकान बंद करके जा रहा हूं, मेरे काउंटर में मतलब डब्बे में 3500 है, मतलब 3000 का प्रॉफिट। तो उसका प्रॉफिट सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड है, कैश से। मतलब क्या, वो कैश रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन एक्सपेंसेस वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। तो एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स हैं, जिसमें से वो एक इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ओनली एक इफेक्ट रिकॉर्ड कर रहा है। तो वो कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक, तो आप बताइए, मेरा डबल एंट्री सिस्टम वाला सही प्रॉफिट बताएगा कि वो जो 3000 बोल रहा है वो वाला प्रॉफिट सही है हमारा? तो बस ये डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम बोलता है हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, और ये फैक्ट है, डबल एंट्री सिस्टम नहीं, ये तो होता ही है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड करो। सिंगल एंट्री में हम सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम है जो वो ज्यादा साइंटिफिक है, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो साइंटिफिक नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम आपको सही प्रॉफिट एंड लॉस, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, सिंगल एंट्री आपको सही प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताता है। बस यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि डबल एंट्री सिस्टम जो है, इट से दैट both the effects of the transactions are recorded। ठीक, फिर आप इसमें क्या लिख सकते हो, इट इज कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और क्या लिख सकते हो, इट शोज द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। और क्या लिख सकते हो, इट इज साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग। हम क्यों साइंटिफिक मेथड बोल रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिक चीज वो होती है जिसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, और सारी चीजें उन रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से होते हैं। तो रूल्स हैं, हम उन रूल्स के हिसाब से ही सारी अकाउंटिंग करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इट इज अ कॉम्प्लेक्स, it is complex in comparison to entry। कॉम्प्लेक्स है, सीखना पड़ता है, बिना उसके नहीं कर सकते। ठीक है, सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री क्या है, अब इसके ऑपोजिट बनाते जाते हैं अपन। पहला, इट रिकॉर्ड्स ओनली द सिंगल इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। आप इसमें पॉइंट लिख लोगे, इट इज इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इट डज नॉट शो द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। इट साइंटिफिक मेथड। ठीक है, easy
करना क्या है, कैश रिकॉर्ड करते हैं ना, हम भी तो यही करते हैं। आपको अगर पापा मम्मी आपकी पॉकेट मनी देते हैं और अगर आप उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखो कि इतना दोस्तों के साथ खर्चा किया, इतना अपना पर्सनल सलून वलून में खर्चा किया, इतना मोबाइल वाउचर में खर्चा कर, तो आप क्या कर रहे हो, सिंगल एंट्री तो कर रहे हो। आप दोनों चीजें थोड़ी ना रिकॉर्ड करो, कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है, बस यही रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक, इट इज वेरी इजी, इट डन बाय स्मॉल बिजनेसेस। ये आपके सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट वाला। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। मतलब मैं सोचता हूँ मतलब कितना शानदार गाना बनाया इन लोगों ने यार। मतलब आप ट्यून देख रहे हो, मतलब रिदम देख रहे हो, वर्ड्स देख रहे हो, लिरिक्स लेजेंडरी। ओ घड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ठीक है, आज इतना ही करें, भूख लग रही है यार अब मुझे बहुत। चलिए, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। भगवान करे आप लोग बहुत सक्सेसफुल रहें और हमेशा खुश रहें। ठीक है, बाय बाय। जय श्री राम। ओहो, जय श्री राम।